आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम 500 क्वेश्चनों की सीरीज की 5वीं क्लास लगाने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को किस तरीके से आपको समझना है, अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और प्रत्येक ऑप्शन का आपको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आओ देखते हैं इस 5वीं क्लास का पहला क्वेश्चन। इसमें अपना क्वेश्चन नंबर 57 है, 56 हमने पहले करवा दिए हैं। प्रश्न ये है, निम्न में से असत्य कथन छांटना है। कौन सा कथन गलत है? पहला है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग मीटर है। दूसरा है, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है। तीसरा है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और चौथा ऑप्शन है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। ये है, आपने सोच लिया होगा हमारा उत्तर क्या है। देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख, ये तो आंकड़ा सही है। वर्ग में होते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस में आता है? स्क्वायर में आता है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है। वर्ग मीटर की जगह यहां किलोमीटर आएगा, तो वर्ग मीटर नहीं हो गए, वर्ग किलोमीटर आएगा। तो आपका सत्य कथन कौन सा हुआ? पहला। अब हम यदि इनके नीचे वालों की बात करें, भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, सही है। और यदि आपके यहां पजल करने के लिए यह कहे कि भूमध्य रेखा गुजरती है तो गलत है, क्योंकि भूमध्य रेखा तो विषुव के मध्य से गुजरती है और भारत के मध्य से आए तो कर्क रेखा आएगा और विषुव के मध्य से आए तो भूमध्य रेखा आएगा। भूमध्य, भूमि के बीच से। अगला ऑप्शन है, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये देखो, ये यदि मैं इसको विषुव मानूं तो भारत यहां है, भारत यहां है। भारत यहां का मतलब है भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और यदि मैं आपको नॉलेज के लिए बात बताऊं, उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। अब यहां वर्ग नहीं आएगा क्योंकि क्षेत्रफल की बात नहीं चल रही है। और पूर्व से पश्चिम तक जो चौड़ाई बोलेंगे उसको बोलेंगे 2914 किलोमीटर। 2914 किलोमीटर। तो आपका प्रश्न समझ में आया होगा। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आएगा। और उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर और चौड़ाई की बात आई पूर्व से पश्चिम तक 2914 किलोमीटर। अब जो ये क्षेत्रफल है, ये जो विषुव का जो क्षेत्रफल है ना, उसका 2.42% है। कितना परसेंट है? विषुव के परसेंट पूछे, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां। यदि आपसे पूछे पहला किसका है तो आपका उत्तर आएगा रूस। दूसरा था कि भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है, सही है ये तो। और भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ये मैंने आपको बताया कि सही है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय में 5.5 घंटे का अंतर है। 5.5 घंटे भारत का समय जो है ग्रीनविच मानक समय से आगे है, क्योंकि भारतीय मानक समय वो 82.5 डिग्री से लिया गया है। 82.5 डिग्री कहां? पूर्व। अब पूर्व का समय आए ना तो प्लस आएगा। यदि यहां पश्चिम होता तो ये पीछे होता, पीछे का मतलब माइनस आता है इसके आगे। तो पहला प्रश्न आपके समझ में आया होगा। अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। पहले का उत्तर है ए। अगला, 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? ये 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं। बेंजामिन डिसरेली, आर.सी. मजूमदार, विनायक दामोदर सावरकर, कई बार वी.डी. सावरकर लिख देते हैं, और मिर्जा गालिब। देखिए, भारत का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है वो कहा है विनायक दामोदर सावरकर ने, वी.डी. सावरकर।
पहला स्वतंत्रता संग्राम, 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम वीडी सावरकर ने कहा है। और बेंजामिन डिज़रेली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। क्या कहा है? राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। और आरसी मजूमदार ने कहा है न तो राष्ट्रीय विद्रोह है और न ही पहला स्वतंत्रता संग्राम है। इन्होंने मतलब नेगेटिव बात की है, यहां नकारात्मक बातें हैं। तो यदि आपसे आए आरसी मजूमदार, तो आरसी मजूमदार ने कहा है न तो ये राष्ट्रीय विद्रोह है और न ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है। तो आपके प्रश्न आए राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है, तो डिज़रेली आएगा। पहला स्वतंत्रता संग्राम की बात आए तो वीडी सावरकर आएगा। और यदि आपसे पूछे कि न तो स्वतंत्रता संग्राम है और न ही राष्ट्रीय विद्रोह है, तो आपका उत्तर आएगा आरसी मजूमदार। मैंने मिर्जा गालिब क्यों लिखा है? क्योंकि इन्होंने, ये उर्दू कवि है, 1857 की क्रांति को किसने देखा था, मतलब प्रत्यक्ष रूप से देखा था या अपनी आंखों से देखा था, तब आपका उत्तर आएगा मिर्जा गालिब, उर्दू कवि मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न अपना, इसका उत्तर क्या है? फिर 58वें का तीसरा, वीडी सावरकर। अगला प्रश्न अपना, लॉर्ड डलहौजी। आपने देखा होगा लॉर्ड डलहौजी है वो गवर्नर जनरल है। और गवर्नर जनरल किसका है? भारत का है। ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी। प्रश्न ये है, लॉर्ड डलहौजी ने लेफ्ट नीति आए, हड़प नीति आए, चाहे विलय नीति आए, एक ही बात है के आधार पर सबसे पहले किस साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया? जब आप 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ोगे तो उसमें लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली का बहुत ज्यादा योगदान है। उसमें योगदान का मतलब कारणों के अंदर जब आप पढ़ोगे 1857 की क्रांति के कारण क्या क्या रहे, उदय के क्या कारण रहे, तो उसमें लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड वेलेस्ली का नाम जरूर आएगा। तो आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, एक उदाहरण बताता हूं आपको। आपको इतना तो पता ही है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, और लक्ष्मीबाई का पति था गंगाधर राव, और गंगाधर राव की मृत्यु होगी तो यह लक्ष्मीबाई थी, ये इसने एक लड़का गोद लिया हुआ था, उसका नाम था दामोदर राव। और दामोदर राव को झांसी का राजा बनाना चाहती थी। और लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि हमने तो गोद लेने की प्रथा बंद कर रखी है, कि गोद वाला लड़का गद्दी पर नहीं बैठ सकता, तो इसको कहेंगे लप्स नीति और हड़प नीति, भी ये रूल नहीं चालू होगा। तो ये तो मैंने आपको हिंट दिया ताकि आपके समझ में आए। तो आपका उत्तर देखो, यहां हैदराबाद आएगा, झांसी आएगा, या सतारा आएगा, या मैसूर आएगा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 तक रहे थे भारत के गवर्नर जनरल। अब इन्होंने कौन सी साम्राज्य को मिलाया? तो आपका उत्तर आएगा सतारा। सबसे पहले किस रियासत को मिलाया गया? यदि आपके लॉर्ड वेलेस्ली का जिक्र आए, लॉर्ड वेलेस्ली का, किसका? लॉर्ड वेलेस्ली का, तो ये नीतियां नहीं है। लेप्स, विलय और हड़प की जगह इन्होंने सहायक संधि की थी। इसकी सहायक संधि कहेंगे या सहायक नीति कहेंगे। इन्होंने क्या काम किया? इनका कार्यकाल था 1799 से 1805, 1798 से 1805। इन्होंने क्या काम किया? सहायक, जो रियासतें थी ना, उन रियासतों के प्रमुख, जो मतलब प्रमुख होते थे, राजा होते थे, उनको यह कह दिया सहायक संधि के हिसाब से कि आप सेना नहीं रखोगे, और जो सेना रखोगे वो हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको। तो ये सेना किसकी हुई? लॉर्ड वेलेस्ली की। रियासतों के साथ संधि होगी तो ये सेना इनके पास रहनी स्टार्ट होगी। किसके पास? इन राजाओं के पास। इन सेना का खर्चा कौन देता था?
ये देते थे राजा, और सेना किसकी है? लॉर्ड वेलेस्ली की। यदि कोई विद्रोह होगा तो सेना की कमान कौन संभाल रहा है? गवर्नर जनरल वाइसराय। तो ये सेना किसकी है? ये सेना है अंग्रेजों की। तो प्रश्न है, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि, सहायक संधि क्या थी? सैनिक सहायता। और सैनिक सहायता किसके साथ थी? रियासतों के साथ। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि के आधार पर सबसे पहले किसको मिलाया? तो आपका उत्तर आएगा हैदराबाद। क्या मेरी बात समझ रहे हो? झांसी तो मैंने आपको हिंट के लिए दिया है ताकि ये मामला आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए, हैदराबाद, मैसूर, अवध, ये जो है वो है लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि के हिसाब से। और जब आप झांसी, सतारा, अब इनको क्रमानुसार की बात आए तो देखिए आप, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, ये मैंने क्रमानुसार लगा दिए ताकि आपके पेपर में आए ना तो आप लिख देना लॉर्ड वेलेस्ली के हिसाब से तो हैदराबाद को मिलाया गया सबसे पहले। और यदि विलय नीति या लैप्स नीति के हिसाब से आपसे पूछे तो आपका उत्तर आएगा सतारा को सबसे पहले अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया। तो आपका उत्तर यह है सतारा, इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, संविधान की निम्न समितियां दी गई है। देखिए, संविधान में 13 समितियों का जिक्र किया गया प्रमुख रूप से। 13 समितियों में से सरदार पटेल ने कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये समितियां दी गई है, संघ शक्ति समिति, झंडा समिति, मसौदा समिति और प्रांतीय संविधान समिति। इन समितियों में आप देखेंगे मसौदा समिति आए या ड्राफ्ट कमेटी आए या प्रारूप समिति आए या पांडुलेखन समिति आए, बात एक ही है। इनके अध्यक्ष तो हैं बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर इनके अध्यक्ष हैं। प्रश्न है सरदार पटेल किसके हैं? जहां पर संघ शब्द आ जाए ना उसका उत्तर आएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ का मतलब भारत की बात चल रही है, राजेंद्र प्रसाद। जहां पर प्रांत का जिक्र आ जाए, जिस तरीके से मैं अभी बोलूं हरियाणा एक प्रांत है, हरियाणा एक राज्य नहीं है पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, तो यहां प्रांत की बात है तो प्रांत का की बात आए तो आपका उत्तर आएगा सरदार पटेल। और जहां अब झंडा समिति है, झंडा समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपके प्रश्न समझ में आएगा। संघ शक्ति समिति, संघ का जिक्र आते ही आपका उत्तर राजेंद्र प्रसाद निशान लगा देना। प्रांतीय का जिक्र आते ही सरदार पटेल के निशान लगा देना। और प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी या पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति आते ही बी.आर. अम्बेडकर उत्तर आएगा। और झंडा समिति का उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये समितियों का प्रश्न है अपना। अगला प्रश्न अपना, तो सरदार पटेल का उत्तर क्या आया? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्न में से भारतीय संविधान में रूस के संविधान से कौन से आदर्श सम्मिलित किए गए हैं? देखो, भारत का संविधान है वो 9 दिसंबर 1946 से बनना स्टार्ट हुआ था और कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर बना था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और संविधान सभा ने बनाया था। किसने बनाया था? संविधान सभा ने बनाया था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था। 26 नवंबर 1949, तभी तो 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। विधि मतलब कानून दिवस मनाते हैं। अपना प्रश्न क्या है? रूस के संविधान से हमने क्या लिया है? ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं या मौलिक अधिकार लिए हैं या मौलिक कर्तव्य लिए हैं या आपातकालीन शक्तियां ली है। आप देखिए, हमने नीति निर्देशक सिद्धांत है वो तो लिए आयरलैंड से,
जहां पर कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र है और नीति निर्देशक सिद्धांत में राज्य सूची के विषय सम्मिलित है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए हैं। जहां पर न्याय शब्द आ जाए, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे न्यायिक हो, न्याय शब्द आना चाहिए। न्याय आते ही भी अमेरिका आएगा। और आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन इमरजेंसी की बात आई तो आपका उत्तर जर्मनी आएगा। और मौलिक कर्तव्य है वो आपका रूस के संविधान से लिया गया है। तो आपका प्रश्न क्या आया? मौलिक अधिकार भी आ गया, मौलिक कर्तव्य भी आ गया और नीति निर्देशक सिद्धांत भी आ गया। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से, क्योंकि जो भारत का जो संविधान है उसमें संविधान सभा ने तो बनाया ही बनाया है, पर बहुत कुछ हमने विदेशों के संविधान से चुराया है। तो इसमें पॉलिटिकल साइंस में हम देखेंगे नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायाधीश की बात आई अमेरिका के संविधान से, आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से और मौलिक कर्तव्य हमने रूस के संविधान से। अब प्रश्न आपको एक नॉलेज के लिए बता देता हूं, मौलिक अधिकार आए तो आपका उत्तर आएगा अमेरिका। प्रश्न आपके ये आ जाए मौलिक अधिकारों के स्थगित या स्थगन, जब आपके स्थगन की बात आए, ये चीज हमने कहां से ली है, तो आपका उत्तर जर्मनी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो जर्मनी का जो संविधान है ना वो आपातकालीन लगाएगा और आपातकालीन लगाएगा तो अधिकार अपने स्थगित हो जाएंगे। तो आपका उत्तर जर्मनी आएगा। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से कौन सी परियोजना में चौथी पंचवर्षीय योजना में क्या सम्मिलित किया गया है? ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब कोई तो 5वीं परियोजना में स्टार्ट हुआ है, कोई दूसरी में हुआ है, कोई चौथी में हुआ है, ठीक है। तो आपको यह बताना है कि कौन सी परियोजना। देखो पहली पंचवर्षीय योजना है वो हुई थी 1 अप्रैल 1951 से 1956 तक। 56 मतलब मार्च 56 तक, 56। तो आपका प्रश्न यह चौथी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हमने क्या लिया है? देखिए 56, 61, 61, 66, 66, 69, 69, 74, ये उस टाइम का अवकाश था। कौन सा अवकाश? पंचवर्षीय अवकाश। उस समय 1-1 साल की परियोजनाएं स्टार्ट की गई थी। तो हमने इनके अंदर देखा कि ये जो परियोजनाएं हैं उनमें चौथी परियोजना में क्या सम्मिलित किया गया है वो देखिए आप। पाखड़ा नांगल बांध, पाखड़ा बांध है भाई सतलुज नदी पर, और इसका डिजाइन बनाया था सर छोटूराम ने। सर छोटूराम ने इसका डिजाइन बनाया था। पाखड़ा नांगल बांध का सतलुज नदी पर है। और इसी के समय, इन्हीं के समय एक बांध बनाया था हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध वो है महानदी पर उड़ीसा में, और बाखड़ा बांध है वो है हिमाचल प्रदेश में। आप समझिए प्रश्न को। पाखड़ा नांगल बांध, सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश, सर छोटूराम ने डिजाइन बनाया था। और हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में। ये पहली परियोजना की बात चल रही है। यहां पहली पंचवर्षीय योजनाओं में इन 2 बांधों को की परियोजना बनी थी, ये बनाए गए थे। अब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है, वो राष्ट्रीयकरण हुआ है 1969 में।
कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है। तो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ है। तो ये पहली परियोजना, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये चौथी है। तो चौथी परियोजना है ना, चौथी का प्रश्न पूछ रखा है। तो चौथी का प्रश्न पूछ रखा है तो आपका उत्तर आएगा चौथी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। सही बात है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड है दूध उत्पादन से, और दुग्ध उत्पादन की परियोजना है वो है 5वीं परियोजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना। सामुदायिक परियोजना, सामुदायिक परियोजना 1952 में थी, ग्राम पंचायत से पहले की बात चल रही है, क्योंकि सामुदायिक परियोजना के बाद में पंचायती राज आया है। पंचायती राज की स्थापना है वो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुई थी, बलवंत राय मेहता समिति। तो ये 1962 की बात चल रही, 52 की बात चल रही है, 52 यहां आएगा इसके बीच में। तो आपका उत्तर आएगा पहली पंचवर्षीय योजना। 1969 का जिक्र चल रहा है, चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। अगला प्रश्न अपना, निम्न में से असत्य कथन छांटिए। असत्य कथन है नीति आयोग का प्रथम, देखो पहला समझने की बात आपकी, 1950 में योजना आयोग था। कौन सा आयोग? योजना आयोग। और योजना आयोग का जो अध्यक्ष था वो होता है पीएम। आपसे पूछे योजना आयोग का पहला अध्यक्ष बताओ, तो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। 1950 के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। और योजना आयोग के बाद में नीति आयोग बना है। और नीति आयोग कब से स्टार्ट है? 2015 से। ठीक है, तो असत्य कथन छांटना है। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष था ना, तो नीति आयोग का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री था, और प्रधानमंत्री 2015 में नरेंद्र मोदी जी, तो अध्यक्ष इनके आते हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब इसने तो उपाध्यक्ष पूछ लिया, अरविंद पनगटिया, बिल्कुल सही है, यही है। दूसरा है नीति आयोग 2015 से शुरू है, सही है, ये मैंने आपको बताया, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। अगला है नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, ये भी सही है। ठीक है, योजना आयोग था। योजना आयोग का भारतीय संविधान में वर्णन है? नहीं है। तो आपका उत्तर क्या आया? 4 नंबर। योजना आयोग का भारतीय संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी वर्णन नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंदर इसको परामर्शदात्री या परामर्श देने वाली संस्था कहा गया है, मतलब अलग से, संविधान में जिक्र नहीं है कहीं भी। ये परामर्श की बात चल रही है यहां इसके आयोग के बारे में। अगला प्रश्न अपना, तुषार क्रांति का संबंध किससे है? सभी को पता है, गोल क्रांति आलू को कहते हैं, रजत क्रांति अंडे को कहते हैं, काली क्रांति, पीली क्रांति, सभी को पता है, पर यह प्रमुख है थोड़ा, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। देखिए, प्याज व झींगा मछली से संबंधित कौन सी है? गुलाबी क्रांति। अंडा, रजत क्रांति। पेट्रोलियम व खनिज तेल, काली क्रांति। तुषार क्रांति, उर्वरक। ठीक है, ये अलग अलग है। अंडे से कौन सी है? आलू की गोल क्रांति बोलते हैं आलू को। सभी की अलग अलग 5 प्रमुख रूप से 10 एक पढ़नी है आपको। 4 मैंने करा दिया, एक प्रश्न और आ गया तो होगी बस याद आपकी क्रांतियां। तो अगला, वर्ष 1984 में भोपाल के अंदर एक गैस त्रासदी हुई थी, गैस का रिसाव हो गया था। क्या हो गया था? गैस का रिसाव हो गया था, और उस रिसाव के कारण कंपनी, प्रश्न यह पूछ रहे हैं कंपनी क्या उत्पादन करती थी? समझिए पहले प्रश्न को। 3 दिसंबर 1984 की बात है, भोपाल मध्य प्रदेश में एक कंपनी थी, वो कंपनी एक उर्वरक बनाती थी,
और उसके अंदर एक गैस थी मिक, और मिक मतलब मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनाइट। इस गैस का रिसाव हुआ, अनेक लोग मारे गए। ये घटना है 3 दिसंबर 1984 की। ठीक है, तो आपका प्रश्न आए क्या बनाती थी, तो आपका उत्तर आएगा उर्वरक। ये मैंने आपको पजल करने के लिए दिए हैं, ऑक्सीजन, बिजली, पेट्रोल का शुद्धिकरण। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, देखिए। 10 दिसंबर तो है विश्व मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस। 11 नवंबर है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, शिक्षक नहीं है, शिक्षक तो आता है 5 सितंबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। ऊपर वाला शिक्षा है, ये जो शिक्षा दिवस है ये है अबुल कलाम आजाद की याद में। अबुल कलाम आजाद कौन था? वो भारत का पहला शिक्षा मंत्री थे। और शिक्षक दिवस है ये है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये अपने उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और 11 जुलाई है वो है विश्व जनसंख्या दिवस, और 31 मई है ये है धूम्रपान एवं तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस। ठीक है, तो आप इसको कर लेना। एक में 5-6 आ गए, और अधिकतर शिक्षा और शिक्षक में अधिकतर बच्चों को शिक्षक का तो पता है, शिक्षा का पता नहीं है। अगला, भारत में सती प्रथा का अंत। पहला प्रश्न तो यह आता है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829। यह चीज याद होनी चाहिए आपको। अब किसके शासनकाल में हुआ वो समझिए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड लिनलिथगो। देखिए 1828 से 1835 तक ये अपने भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। भारत का पहले वाइसराय भी लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। तो 29 इनके बीच में आई, तो आपका उत्तर क्या हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के अंदर ये भारत के पहले वाइसराय बने थे। भारत के पहले वाइसराय पूछे आपसे तो आपका उत्तर आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, क्योंकि भारत के वाइसराय से पहले भारत के वाइसराय नए होके पहले होते थे बंगाल के वाइसराय, क्योंकि अपने 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बिहार, बंगाल, कलकत्ता, बंगाल और मद्रास। 1835 में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की है भारत के अंदर, अंग्रेजी शिक्षा को शिक्षा का माध्यम बनाया है, वो भी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक है। और मेकाले उस आयोग के अध्यक्ष थे, लॉर्ड मेकाले। और लॉर्ड कैनिंग का जिक्र आएगा तो इनका कार्यकाल है 1856 से 1863। तो आपसे पूछे 1857 में क्रांति किसके समय हुई, तो लॉर्ड कैनिंग के समय हुई, लॉर्ड कैनिंग के समय हुई। और 1856 से 63 के बीच में जो भी घटनाओं का जिक्र आएगा उसका उत्तर लॉर्ड कैनिंग आएगा। लॉर्ड लिनलिथगो 1836 से 1844 1936 से 1944 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, वाइसराय रहे थे। 1936 से 44 के बीच में जो भी घटना होगी उसका उत्तर लॉर्ड लिनलिथगो आएगा। एचएससी ने प्रश्न पूछा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वाइसराय कौन था, तो आपको समझना होगा कि 42 भारत छोड़ो आंदोलन तो 42 में हुआ था, तो इनका कार्यकाल याद करोगे तभी तो उत्तर निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा आपका। तो आपका उत्तर आएगा 1936 से 1944। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 के जब आप पढ़ोगे
स्थायी बंदोबस्त के बारे में। जब आप पढ़ोगे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महलवाड़ी बंदोबस्त, भूमि से संबंधित है, कर से संबंधित है, तो उसमें नाम आएगा। स्थायी बंदोबस्त पढ़ोगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का। अगला प्रश्न अपना, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना। अब मुगल कौन है? मुगल बाबर है मुगल में पहला, और अंतिम है बहादुर शाह जफर द्वितीय। बहादुर शाह जफर द्वितीय। मुगलों का पहला शासक पूछे बाबर और मुगलों का अंतिम शासक पूछे तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी 1526 में। और बाबर कौन था? मुगल। और मुगल ने बाबर ने 1526 में जो स्थापना की है वो कौन से युद्ध से की है? अब देखो, प्लासी की लड़ाई तो 1757 में हुई है। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध 1539-40 के अंदर जिक्र आते हैं इनके। चौसा का युद्ध और बिलग्राम 1539 और 1540। बिलग्राम। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ है। और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ है। चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध 28 और 29 में हुआ है। 26, 23, 28, 29। तो 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये जो 1526 है ना, ये युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कहां हुआ था? पानीपत में। पानीपत कहां है? हरियाणा में। और पानीपत की जो पहली लड़ाई है उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, तो बाबर जीत गया। बाबर जीत गया तो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और लोदी वंश का पतन हुआ, अंत हुआ। अंत हुआ। तो हम लिखेंगे मुगल साम्राज्य की स्थापना पानीपत के पहले युद्ध से हुई है और बाबर ने की है, इब्राहिम लोदी को हरा के की है। अगला प्रश्न अपना, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, ठीक है, भारत आया है। ये लो, भारत आ गया। सर्वप्रथम किसने स्वागत किया? जब आप पुर्तगालियों के बारे में पढ़ोगे, और पुर्तगालियों से पहले आपको यूरोपीय पढ़ने पड़ेंगे कि यूरोपीय क्यों आए, कैसे आए, उनके लिए आप देखो। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। जब आपके क्रमानुसार की बात आए तो आप लगा देना। यह बात तो आपके दिमाग में सेट कर लो। आपके प्रश्न आए यूरोपियों के भारत में आगमन के हिसाब से, इनको क्रमानुसार सेट करें तो आप लगा देना क्रमानुसार कि पुर्तगाली पहले आए हैं, पुर्तगालियों के बाद में डच आए हैं, डच के बाद में अंग्रेज आए हैं, अंग्रेज के बाद में डेनिश आए हैं, डेनिश के बाद में फ्रांसीसी आए हैं, फ्रांसीसी के बाद में स्वीडिश आए हैं। अब प्रश्न अपना है, जब पुर्तगाली आए वास्को डी गामा आ गया भाई, ये लो। अब वास्को डी गामा है ना, आने के बाद में कालीकट रास्ते से आए हैं, और कालीकट रास्ते से कब आए हैं? 1498 में आए हैं। 1498 में आते ही एक हिंदू राजा था जमोरिन, जमोरिन ने स्वागत किया। तो ये मैंने जमोरिन लिख दिया, ये लो आपका उत्तर। तो ये क्या है आप कहोगे? देखिए, कोलंबस है ना, स्पेन का यात्री है, वो भारत की खोज के लिए निकला। फिर मैं कुछ खोज करूंगा समुद्री यात्रा की। अब खोज करने के लिए निकला, इसके जो समुद्री जहाज था ना, इसकी दिशा भटक गई। दिशा भटक गए ना, तो इन्होंने फिर अमेरिका की खोज की। अब प्रश्न है, वास्को डी गामा से पहले भारत की खोज किसने करने की कोशिश की? तो आपका उत्तर कोलंबस आएगा, और कोलंबस स्पेन का था, और इन्होंने फिर अमेरिका की खोज की है
1492 में। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है वो पुर्तगालियों का पहला वाइसराय है, पहला गवर्नर जनरल। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। हॉकिंस कौन था? हॉकिंस अंग्रेजी राजदूत है जो जहांगीर के दरबार में गया है। क्यों गया है? फैक्ट्री लगवाने के लिए कि हमारे को परमिशन दो। हॉकिंस जहांगीर, जहांगीर कौन है? मुगल है। बाबर, हुमायूं, अकबर के बाद में जहांगीर आएगा और जहांगीर गद्दी पर बैठे थे। गद्दी पर बैठने के बाद में अंग्रेजों ने हॉकिंस नाम के एक राजदूत को भेजा कि हमारे को वहां अपनी फैक्ट्री खोलने दीजिए। तब जहांगीर ने कुछ समय बाद में, पहली बार तो मना कर दिया, बाद में उन्होंने फैक्ट्री खोलने की अनुमति प्रदान की। अगला प्रश्न अपना, हरियाणा की संसद में, हरियाणा में संसद की कितनी सीट है? देखिए 90 तो होती है विधानसभा की हरियाणा में, विधानसभा की तो 90, और 90 में रिजर्वेशन है 17 सीटों पर। यह है राज्यसभा की 5 सीट और 10 सीट है लोकसभा की। ठीक है, 10 सीट है लोकसभा की। और संसद क्या किसको कहेंगे? संसद कहते हैं जिसमें लोकसभा और जिसमें राज्यसभा और जिसमें राष्ट्रपति हो, उसको हम संसद कहते हैं। तो लोकसभा की हरियाणा में सीट 10, राज्यसभा की कितनी है? 5, टोटल कितनी होगी? 15 है। तो आपका उत्तर क्या आया? 15 है। संसद की सीट पूछ रखी है, हरियाणा में संसद की सीट कितनी है? तो आपका उत्तर 15 आएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से असत्य कथन छांटना है आपको, जो आपको गलत लगे। भी ये गलत है जी। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के काम को संभालता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, राष्ट्रपति ना हो तो काम कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। ठीक है, चलो, राष्ट्रपति ना है तो काम कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगा सकते हैं। अब सदन कौन है? सदन है लोकसभा या राज्यसभा, इनको बोलते हैं सदन। लोकसभा या राज्यसभा, ये सदन है। सदन कितने हैं भारत में? भारतीय संसद में 2 सदन है। संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है, पर यदि प्रश्न है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपका उत्तर आएगा लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष है वो अध्यक्षता करता है। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो है ओम बिरला, ओम बिरला या बिरला, जो कि 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष है। लोकसभा नंबर कौन सी है? लोकसभा नंबर है 18वीं। राष्ट्रपति को शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है, यह गलत है। यहां दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो हमारे को देखो, ये अपनी 5वीं क्लास है। इस 5वीं क्लास में हमने 57 से 71 तक क्वेश्चन किए हैं और हम 500 क्वेश्चन तक करने हैं अपने को। तो मेरा पूरा टारगेट है कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और स्टैटिक जीके, और कोशिश करेंगे ज्योग्राफी भी, इन 500 क्वेश्चनों के अंदर आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपके अलग अलग एंगल से प्रश्नों को समझ में भी आ जाए और आपके ज्ञान में वृद्धि भी हो जाए। तो आप ये देखना, अपना 71 नंबर क्वेश्चन तक हमने करवा दिए हैं, और यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।